नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज जिस इंडस्ट्री का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है एयर कंडीशनर इंडस्ट्री। मतलब ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा क्या सीजनल सेक्टर है। इस सेक्टर को जब हम पढ़ रहे थे, इस सेक्टर में हमने क्या पाया कि इस सेक्टर के जो Q4 हैं और जो Q1 है, ये जो इनके रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा अच्छे आते हैं। और अभी क्या है ना कि जैसे इस बार बरसात ज़्यादा हुई है, क्योंकि जैसे बरसात हुई है मतलब जो समर सीजन है, जो गर्मी का सीजन है, वो इस बार कोई खास ज़्यादा रहा नहीं। इसीलिए इनके जो आपने देखा होगा मार्जिन है, मार्जिन भी टॉप डाउन से हो रहे हैं, मतलब मार्जिन भी गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं उसके आगे चर्चा करेंगे। जो इनकी सेल्स हैं वो सेल्स भी गिर रही हैं। क्या ये अपने से इंडस्ट्री अपने से बनाती है, चाहे वो डेकिन है, चाहे वो तुम्हारा वोल्टास है, चाहे वो तुम्हारा जो लोएड है जो अभी हेवल्स ने खरीद रखा है ना, चाहे वो तुम्हारा अन्य कोई जो इंडस्ट्री में एलजी जैसे प्लेयर हैं, सैमसंग जैसे प्लेयर हैं, पैनासोनिक जैसे या आईएफबी या जो फ्लिपकार्ट जैसी अभी लोकल प्लेयर आ रहे हैं, ये खुद बनाते हैं या इस इंडस्ट्री में ये बनवाते हैं। इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि ग्लोबल वाइज जो इसका एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन है ना वो क्या है। देखो, अगर आप बात करोगे हम भारत की, तो भारत में अभी जो एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन है ना वो लगभग लगभग तुम्हारा 8% है। और जिसमें अगर आप स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में बात करोगे तो 90% जो है वो स्प्लिट एसी है और जो 10% के आसपास है वो विंडो एसी है। ऑल ओवर ग्लोबल की अगर बात करोगे तो चाइना में ये पेनिट्रेशन जो है ना वो लगभग लगभग 100% है अभी के डेट में। जो जापान है, जापान में एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो 91% है। जो अमेरिका है, अमेरिका में जो एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो 90% है। और अगर बात करें तो मलेशिया की, तो मलेशिया में एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग लगभग 80% के आसपास है। वियतनाम में 49% का एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन है। थाईलैंड में 44% जो एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो बराबर है, भी बना हुआ। हार तो और हमारे यहाँ जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो एयर कंडीशनर का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग लगभग 36% है। ब्राज़ील के अंदर भी 30% एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन बना हुआ है। मैक्सिको में 16% है। और जो फिलीपींस है, फिलीपींस में 12% एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन है। आज बात करें अगर भारत की, भारत कहाँ खड़ा है, तो भारत में साथियों मात्र 8% का पेनिट्रेशन है। तो इसका मतलब अभी जो आगे ना फ्यूचर में एयर कंडीशनर की डिमांड काफ़ी बनने वाली है। क्योंकि अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, तो इन सिटी में अगर आप एयर कंडीशनर के बिना तो रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात क्या है, अगर बात करें आप टियर 2 सिटी की, जैसा तुम्हारा जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, या मतलब जो टियर 2 सिटी में आते हैं, तो भी अब धीरे धीरे आदमी की जो एयर कंडीशनर है ना वो अब ज़रूरत बनती जा रही है। एक समय पर हुआ करता था साथियों, जब एयर कंडीशनर जो है ना वो लग्जरी में आता था। अब एयर कंडीशनर लग्जरी में नहीं आता, अब एयर कंडीशनर जो है ना वो नेसेसरी में आता है, मतलब ज़रूरत में आता है। अब सबसे पहले ये समझो आप कि ये जो एयर कंडीशनर है इसमें कौन कौन प्लेयर हैं और किस किस लेवल पे भी बने हुए हैं। अगर आप मार्केट लीडर की बात करोगे साथियों, तो एयर कंडीशनर में सबसे बड़ा अगर मार्केट लीडर है तो वो वोल्टास। वोल्टास का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 19 से 20% के आसपास अभी मार्केट में मार्केट लीडर बन के बैठा है। उसके दूसरे नंबर की अगर बात करोगे तो है तुम्हारा डेकिन। डेकिन 18 से 19% के मार्केट शेयर के साथ में अभी भारत में अपना हिस्सा जमाए बैठा है। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जो है 14 से 15% के आसपास उसका मार्केट शेयर है पूरी ऑल ओवर इंडिया में, अगर एयर कंडीशनर की बात करें। चौथे नंबर पर आता है तुम्हारा हेवल्स। हेवल्स का जो कि लॉयड है, जो अभी हेवल्स ने खरीद रखा है, वो 12 से 13% का जो उसका मार्केट शेयर है वो ऑल ओवर पैन इंडिया में उसका एयर कंडीशनर के अंदर अभी है। चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे आता है तुम्हारा सैमसंग। 8 से 9% के आसपास सैमसंग का हिस्सा है। और 7 से 8% के आसपास एलजी बना हुआ है। और फिर नेक्स्ट हायर आता है जो कि 5 से 7-8% के आसपास में पूरी ऑल ओवर इंडिया में अपने एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन लेकर बैठा है। उसके बाद में अदर में जो 5-6% जो अदर आते हैं, उस अदर में आप फ्लिपकार्ट समझ सकते हो, आईएफबी जैसे जो ब्रांड है वो 8% के आसपास में आते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि मार्केट में मार्केट प्लेयर ज़्यादा हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री का जो आप देखते हो ना ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो एक समय पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% हुआ करता था, वो अब घट के रह गया है तुम्हारा 5 से 6%। तो अभी जो है ना इनकी जो सेल्स है ना वो सेल तो थोड़ी सी कम आई है, मतलब
नेगेटिव सेल आई है। नेगेटिव सेल आने से हुआ क्या है कि किसी भी स्टॉक का, चाहे आप किसी इंडस्ट्री को पढ़ लें, लेकिन मैं आज एयर कंडीशनर की इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए इनकी जो सेल थी, सेल इसलिए कम आई है क्योंकि इस बार ना समर सीजन जल्दी खत्म हो गया, मतलब गर्मी जल्दी खत्म हो गई क्योंकि बरसात जल्दी आ गई। और इनकी जो ज़्यादातर सेल होती है वो सेल होती है तुम्हारा या तो क्वार्टर 4 में होगी या क्वार्टर 1 में होगी। क्वार्टर मतलब ये मान के चलो, जैसे हमारे यहाँ पे जो क्वार्टर 1 स्टार्ट होता है तो अप्रैल मई जून, और जो क्वार्टर 4 होता है वो होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह से क्वार्टर चलता है, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त दूसरा क्वार्टर, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दूसरा क्वार्टर, दिसंबर जनवरी फरवरी ये तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो जो इनके क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 4 है, इनमें इनकी जो सेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो क्वार्टर 3 है, अगर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की बात करोगे तो इनकी सेल ना के बराबर रहती है। अब इस कंडीशन में इन अगर ये खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे ना, तो इनके साथ में वो कंडीशन हो जाएगी जैसे आपने सुना होगा कि इतने का मुर्गा नहीं लगा, उससे ज़्यादा का मसाला लग गया। मतलब सीधा है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादा सी बात है आपके 6 महीने तो एसी बिकने हैं, और उसके बाद 6 महीने आपको अपने एम्प्लॉय को घर बैठा के तनख्वाह देनी है। क्योंकि अगर आप बनाए जाओगे तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी। भाई एक चीज़ तो ऐसी है जिसकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट के ज़्यादा तो नहीं बना सकते। मतलब ऐसा तो नहीं कि बनाओ जाओ, जब वो बिकेगा तभी तो बनाओगे। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर में बनवाते हैं। तो इस जगह पे एंट्री होती है तुम्हारा सेकंड मैन्युफैक्चरर की। जो सेकंड मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डिफरेंट 2-3 तरह के जो हैं, हालांकि इसमें काफ़ी इक्विपमेंट अलग अलग लगते हैं। अगर तुम बात करोगे एसी को बनाने के अंदर जो ज़्यादातर काम है वो 22% के आसपास हीट एक्सचेंजर का काम आता है। फिर 22% के आसपास तुम्हारा पीसीबीए असेंबली का काम होता है। फिर 21% के आसपास जो एयर कंडीशनर में है वो तुम्हारा कंप्रेसर का काम होता है। फिर अगर बात करोगे तो 9% के आसपास कॉपर का काम है एयर कंडीशनर में। फिर तुम्हारा 8 से 9% जो है वो मोटर का काम है। फिर 9% जो है वो मॉडलिंग का काम है, डिजाइनिंग का काम है। 9% जो है 8-9% वो मेटल से रिलेटेड, जो स्टील मेटल है उसका काम है। 5% जो है वो प्लास्टिक ब्लांडिंग का काम है। और फिर जो है अन्य उसको डिजाइनिंग वगैरह करने में ये उसमें एयर कंडीशनर में काम आता है। ये क्या करते हैं, ये सेकंड मैन्युफैक्चर से बनवाते हैं और डिफरेंट सभी से बनाते हैं। जिसमें अगर बात करें मार्केट शेयर जिसके पास है, अब ये भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर लीडर मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, वो है तुम्हारा अंबर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एक तुम्हारा ईपैक ड्यूरेबल। अब जो अंबर एंटरप्राइजेज है ना, इसके पास में 95% मार्केट शेयर है अभी की डेट में, और ये ओडीएम है। ओडीएम कौन होता है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। ओडीएम एक से 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओईएम, एक होता है ओडीएम। ओईएम का मतलब यह है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओईएम वाले क्या करते हैं कि जो सेम डिजाइन आप हायर वाले को बना के दे रहे हैं, सेम डिजाइन या जो प्रोडक्ट है सेम आप बना के दे रहे हैं एलजी वाले को, सेम बना के दे रहे हो आप किसी सैमसंग वाले को या किसी FIFB वाले को या ब्लू स्टार वाले को। और मतलब आप जो प्रोडक्ट है ना वो सिमिलर प्रोडक्ट है। जैसे जैसे इनको ऑर्डर आते हैं ये सेम ऑर्डर देते चले जाते हैं। अंबर एंटरप्राइजेज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, या तुम्हारा जो ईपैक ड्यूरेबल है, तो इनसे ना ये प्रोडक्ट देकर बनवाते हैं। ये हो गए, ये सिमिलर प्रोडक्ट है। लेकिन अब ये जो जिसमें ओडीएम आता है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, उसमें डिज़ाइन जो होता है ना, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको एप्पल की बात करूं तो एप्पल ने आईफोन को अपने जो ओडीएम दे रखा है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, तो अपने जो प्रोडक्ट है ना वो आईफोन से बनवाता है। तो वो ना जो एप्पल को जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है ना आईफोन, वो सैमसंग को नहीं दे सकती। क्योंकि अगर उन्होंने सैमसंग को भी सेम डिज़ाइन दे दिया तो सैमसंग में और एप्पल में फ़र्क क्या रह जाएगा। आपने देखा होगा सैमसंग अपने नए नए मॉडल लाने के बाद में भी एप्पल के जैसा सेम मॉडल नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि वो ओडीएम कुछ सीक्रेट, इनकी जो डीलरशिप होती है वो सीक्रेट कंपनियों के माध्यम से होती है। जैसे वोल्टास है, वोल्टास अपनी जो ज़्यादातर है वो तुम्हारा अंबर एंटरप्राइजेस को देता है, और अंबर एंटरप्राइजेस जो है ना वो 95% मार्केट शेयर के साथ में अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। सेकंड में आता है तुम्हारा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में ये जो कंपनियां होती हैं, चाहे ब्लू स्टार हो, डेकिन तो लगभग 80% जो वो अपनी खुद की इसी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कारण यही है कि आपने देखा होगा डेकिन के जो एसी है ना, मतलब जो ले लेता है डेकिन थोड़ा सा
मतलब हार्डली कॉस्टली जरूर आता है, पर डेकिन का जो प्रोडक्ट है मेरे को लेने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि जो डेकिन का एसी होती है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती है जब आप ले लेते हो, क्योंकि वो 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो स्वयं ही करता है, वो किसी भी सेकंड मैन्युफैक्चर से नहीं कराता। और जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो कराती है सेकंड मैन्युफैक्चर से। फिर दूसरे नंबर पर तुम वोल्टास को देखते होंगे कि वोल्टास एसी अगर आपने ले लिया तो ज़्यादातर मतलब मस्त ही चलता है। कारण ये है कि उसका अंबर इंटरप्राइजेस, अब इनके साथ में इनको डीलिंग देने का एक जो कारण है ना वो ये भी है कि अब इन्हें तो सपोज करो इनको 1 लाख एसी बनवाने, अगर पूरे भारत की बात करें तो उदाहरण से मान के चलो कि लगभग लगभग 8 लाख के आसपास एसी बिकते हैं। तो 8 लाख एसी बिकते हैं तो इन्हें क्या ना डिफरेंट डिफरेंट सभी के साथ में बिकेंगे भाई। 20% वोल्टास का है, फिर तुम्हारा डेकिन ने 20% लिए बैठा है, ब्लू स्टार 10-15% लिए बैठा है, फिर तुम्हारा लॉयड का हेवल्स लिए बैठा है, उसके बाद में तुम्हारा सैमसंग लिए बैठा है, एलजी लिए बैठा है, हायर लिए बैठा है, आईएफबी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो हैं जो लोकल हैं वो भी लिए बैठी हैं। तो ये सभी में 8 लाख डिवाइड होंगे ना, तो क्या अपने अपने हिसाब से इनको ऑर्डर दे करके जो सेकंड मैन्युफैक्चर है, चाहे OEM हो चाहे ODM हो, तो ज़्यादातर जो है ना जो टॉप कंपनियां हैं, तुम्हारा डेकिन है, तुम्हारा वोल्टास है या तुम्हारा ब्लू स्टार है, ये ना तुम्हारा ODM रखती है। ODM का मतलब है क्या, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, मतलब ये अपने ही डिजाइन अपने से देके उसी को प्रोड्यूस कराती हैं। और अगर आप इस तरह का नहीं देंगे तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि एक IFB कंपनी है, IFB है और एक फ्लिपकार्ट है, तो ये सेम सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आप देख रहे हो यार फ्लिपकार्ट का भी ऐसा ही, IFB का भी ऐसा ही, तो वो OEM है। OEM का मतलब जो सेम प्रोडक्ट है वो इसमें है, सो भी सेम इसमें है और सेम ही कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। और जिनमें ODM होता है ना, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, वो केवल उसी के साथ में टाई अप होता है, सेकंड किसी के साथ में उसका टाई अप नहीं होता। अगर इंडस्ट्री पे अभी देखा जाए तो अभी इंडस्ट्री में थोड़ा सा बॉटम आउट जरूर हो रहा है कि अगर लॉन्ग टाइम का आप देखो कि इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम में क्या हो सकता है या ऑल ओवर, देखो मेरा सिंपल फंडा है, मैं आपको किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मैं इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखो अभी इसमें काफ़ी गैप बचा हुआ है, गैप बचा है मतलब यहाँ से भी आने वाले 5 सालों में हो सकता है कि जो एयर कंडीशनर है ना उनकी डिमांड डबल हो जाए। और जो तुम्हारा कॉमर्शियल एयर कंडीशनर है, जैसे आपने देखा होगा मॉल में लगे हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में लगे हैं, कारण क्या है कि वहाँ पे आपको छोटे नहीं लगेंगे, वहाँ पे बड़े लगेंगे, तो उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। उनकी डिमांड बढ़ने से क्या है, देखो अभी हमारे भारत में इसका गैप बहुत है। अब भारत में अब एयर कंडीशनर एक ज़रूरत है। एक समय हुआ करता था जब एयर कंडीशनर एक लग्जरी में आता था, मतलब यार लगता तो यार एयर कंडीशनर इसके घर में तो AC लगा है। आज के दौर में ये है जिस हिसाब से समर, जिस हिसाब से ग्लोबल मतलब हमारे देश ऑल ओवर पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण मतलब जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं ना वहाँ पे अगर आप AC नहीं है आपके पास में तो आप जी नहीं सकते। मतलब इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि वहाँ हीट इतनी है। पहले क्या था कि पहले अगर आप आज से 20 साल पहले जाओगे तो पॉपुलेशन कम थी, जंगल ज़्यादा थे, पॉपुलेशन कम थी, तो उससे होता क्या था, उससे ये होता था कि भाई आदमियों को शुद्ध हवा मिल जाती थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है इन 20 सालों में, तो जो शहरी क्षेत्र था ना उसके 20 किलोमीटर तक आदमी जो जंगल झाड़ थे सब कट के प्लॉटिंग में आ गए। और जो कट के प्लॉटिंग में आए उसके आगे का जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वो जो किसान है उन्होंने भी पेड़ लगाने छोड़ दिए, वो भी प्लॉटिंग का ही विचार कर रहे हैं कि यार हम भी प्लॉटिंग कर लें। ज़्यादातर प्लॉटिंग हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से जो पहले से ही जो पृथ्वी का जो तापमान है वो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, तो उसके कारण से अब ना ज़रूरत बन गया है आदमी की AC। और उस AC में भी अभी मार्केट में जब जिस समय किसी भी इंडस्ट्री में अगर टॉप डाउन आ रहा हो ना या ऊपर से गिरी हुई हो, काफ़ी गिरी हुई हो, मैं स्टॉक को खरीदने की बेचने की कोई राय नहीं दे रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो उस समय पढ़ना चाहिए कंपनी को कि यार इस कंपनी के मार्जिन क्यों गिरे। अब बात समझो कि अगर मतलब कभी इस दिमाग में ये आए कि यार ऐसा है वैसा है, ये तो ऐसा चल रहा है इंडस्ट्री में, AC इतने बिकेंगे, AC इतने बिकेंगे, उसके बाद में भी मार्जिन डाउन हो रहे थे। देखो किसी भी कंपनी के अगर मार्जिन डाउन गिरते हैं ना तो क्यों गिरते हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ जाए, जैसे अगर बात करें एयर कंडीशनर की, AC की, तो AC में अगर बात करें वोल्टास की या डेकिन की या ब्लू स्टार की या हेवल्स की, टॉप 4 पकड़ लो और टॉप 4 इधर की पकड़ लो, सैमसंग, LG, हायर और IFB और फ्लिपकार्ट, 5-6 कंपनियां, तो इनके क्या कंपटीशन बढ़ गए।
कंपटीशन बढ़ने से हुआ क्या कि अगर आपको मार्केट में अपना एसी ज़्यादा बेचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से मार्जिन अपने दबाने पड़ेंगे और सामने वाले को प्रॉफिट देना पड़ेगा। अभी जैसा 28% का जो जीएसटी घटा है, 28 से घट कर 18 में आया है, तो सीधी सी बात है 10% का तो लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन वो अभी मिला है। इससे पहले जो पिछले क्वार्टरों के जो रिजल्ट आए हैं ना, उन रिजल्टों में क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है कि कंपनियों ने क्या है ना कि अपने रेट गिरा दिए। अगर किसी ऐसा समझो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट तुम 100 रुपये का बना रहे हो और उस 100 रुपये के प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आ रही है ना, वो कॉस्ट आ रही है आपकी 90 रुपये, ठीक है, और आप उसे 100 रुपये का मार्केट में बेच रहे हो, तो आपका जो ओपीएम हुआ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो हुआ 10% का। तो अब आप क्या बोलोगे कि यार मुझे 10% का मार्जिन है, लेकिन अब जो प्रोडक्ट आप 100 रुपये का मार्केट में बेच रहे थे, वही आपके सामने इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया। तुम्हारे साथ में एक ने दुकान और खोल ली, एक ने और खोल ली, ऐसा करके 4-5 आदमी आ गए। तो अब आप क्या करोगे, जो 100 रुपये का माल है उस आप 105 में नहीं बेचोगे, क्योंकि 99 रुपये में सामने वाला बेचने को तैयार है। तो तुम करोगे 98 रुपये कि यार मैं एक काम करो, इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो 98 रुपये कर दूंगा। सामने वाले ने 96 कर दिया, तुमने 95 कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने कॉम्पिटिशन बढ़ने के चलते आपने उसका रेट गिरा दिया, और रेट गिराने से जो उस पर लगने वाली कॉस्ट थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या तुम्हारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो तो कंप्लीट उतनी ही लग रही ना, वो तो कम नहीं हुई ना। ऐसा तो नहीं कि आपने दाम 95 रुपये कर दिया तो उसकी कॉस्ट घट के 80 रुपये आ रही थी, 90 रुपये आ रही थी तो वो 85 पे हो गई, ऐसा नहीं है। फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है जिससे आपकी डील हुई है कि 5-5 साल के लिए कि आप हमें कंप्रेसर दोगे, इस रेट में दोगे, ये दोगे, ऐसा दोगे। तो अब आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब जो धंधे पे आने वाला शुद्ध लाभ है ना, वो घट गया। अब वो घट गया मतलब जब आप क्वार्टरली अपने रिजल्ट स्पेस करोगे तो आपके जो मार्जिन है, मार्जिन घट के आएंगे। क्यों घट के आएंगे कि आप पिछली बार 10,000 का धंधा करके अपनी जेब में 1,000 रुपये लेके जा रहे थे, क्योंकि आपका 10% का मार्जिन था। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो कि धंधा तो आपने 10,000 रुपये का करा है, लेकिन आपकी जेब में कितने रुपये आए हैं, मात्र 500 रुपये आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ने के चलते आपने जो 100 रुपये का 10 का बेचना था वो आपने 95 पे बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन इतना था। अगर आप नहीं दोगे, सामने वाला दे रहा, क्योंकि वो सोच रहा है मेरी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो मैंने अगर 5 रुपये भी कमाए तो मैं 50 कमा लूँगा। सिंधी वाला बिजनेस है। देखो, इंडस्ट्री को पढ़े तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो ना, तो बिना रिसर्च एनालिस्ट के या बिना किसी लीगल एडवाइज़र के आप स्टॉक मार्केट में काम मत करो। नहीं तो क्या है ना कि आप घर की कड़ियाँ भी बिकवा लोगे। इंडस्ट्री ऐसी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो समझदार निवेशक हैं, जो डाटा बोलता है सेबी का कि 98% लोग 95% लॉस करते हैं। वर्ष 2023 में 56,000 करोड़ रुपया रिटेलरों ने गंवाए। वर्ष 2023 में 72,000 रुपये 75,000 करोड़ रुपए गंवाए। और जो इस साल का भी डाटा आया है सेबी के माध्यम से, वो 1,05,000 करोड़ रुपया रिटेलरों ने गंवाए। रिटेलर कौन है, रिटेलर है समझदार निवेशक। निवेशक मतलब इतने समझदार जो पान के ठेले पे खड़े थे और पान खा रहे थे, उनसे किसी ने बता दिया कि यार एक आदमी ने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपये लगाए, वो 10 लाख रुपये कमा लिया। भाई तुम में और उसमें बहुत अंतर है। अगर इतना ही आसान होता शेयर मार्केट में पैसे कमाना, तो हर आदमी करोड़पति बना रहता। तो इसीलिए आप इतना ध्यान रखो कि आप जिस इंडस्ट्री का शेयर उठा रहे हो, उस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर क्या है, पहले तो ये देख लो कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि यार आप आ रहे हो, आपके साथ में कोई और भी उस इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, उस इंडस्ट्री में आने वालों के, क्योंकि आपने देखोगे जो ज़्यादातर लीकर इंडस्ट्री है, वो लीकर इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो है ना कंपटीशन ना के बराबर, मतलब कम रहता है ना के बराबर। कारण कि उनको अगर कोई आप शराब की कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हो ना, तो शराब की फैक्ट्री के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल दस्तावेज हैं, वो मांग ली जाएंगे आपसे कि आप दे नहीं पाओगे। और इसीलिए आपको देखने के लिए मिलता है कि यार वो मतलब ज़्यादातर जो लीकर्स का अगर कोई फैक्ट्री डालना चाहे तो वो मतलब बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि कुछ एनजीओ हैं वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कुछ तुम्हारा सरकार है, राज्य सरकार है कि आप उसका ऐड नहीं कर सकते। ये भी तो एक विषय है कि आप ऐड नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कि आप दारू ले लो ऐसा थोड़ी बेचोगे, या आप पान गुटखा तंबाकू इनका ऐड नहीं कर सकते। भले ही वो राजश्री का ऐड आता है, लेकिन वो डायरेक्टर के नाम से आता है, लोग बाग समझ जाते हैं कि ये जो है राजश्री बेचने की बात कर रहा है, दिलबाग बेचने की बात कर रहा है, बट समझ जाते हैं जो खाते हैं। इन चीज़ों का क्या ऐड नहीं कर सकते आप। जैसे लीकर है,
शराब का आप कहीं भी बोर्ड नहीं लगा सकते कि यार, जैसा आपने देखा होगा फ्लाइट की चप्पल चले सालों साल, ऐसा नहीं कि पौवा पियो और गाली बको 50, ऐसा नहीं कर सकते। आज जैसा तंबाकू है या सिगरेट है, इनका ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए इन इंडस्ट्रियों में ना थोड़ा सा एंट्री बैरियर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस इंडस्ट्रियों को थोड़ा सा व्यक्तियों को मतलब जो ना कॉशियस माइंड से काम करना चाहिए। कारण ये है ना कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्शन लिया। महाराष्ट्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? महाराष्ट्र सरकार ने जो लीकर पे थी उसने ड्यूटी बढ़ा दी। तो आपने देखा हो धड़ 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 शेयर गिर गए। भाई क्यों गिर गए? क्योंकि उसका उन्होंने जो ड्यूटी बढ़ाई थी उसका डायरेक्ट बिजनेस से इम्पैक्ट है। तो इन्हें बहुत मतलब डीपली जाकर रिसर्च करना पड़ता है। या मतलब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में कभी लोगों का पैसा नहीं बना। जैसा अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में आप लंबे समय में लेके बैठोगे तो पैसा कमा नहीं पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्या कारण है? ऐसा कैसे नहीं कमा पाएंगे? भाई शुगर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सरकार अपने हाथ से कंट्रोल जाने देगी क्या? आप थोड़ा सा कॉमन साइंस लगा के देखो कि आपने जो चीनी शक्कर बोलते हैं, कहीं चीनी बोलते हैं, जो 50 रुपये केजी का रेट चल रहा है, अगर आपको एक दिन सुनने के लिए मिले कि अब चीनी 250 रुपये किलो, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। अगले दिन आए दिन धरना प्रदर्शन हो जाएंगे, सरकारों को कर आएंगे। सरकार चाहती नहीं है कि इनसे जो कंट्रोल है ना वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए। अब सपोज करो कभी आप शुगर इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसयू बैंक है, नहीं कमा पाओगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसने वर्ष 2016 में पंजाब नेशनल बैंक खरीद लिया, और ख़रीद लिया उन्होंने बोला मैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करूँगा। मतलब उस समय 0.7% के आसपास था, वो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। हुआ क्या? अगले दिन ही जो नीरव मोदी वाला स्कैम था वो बाहर आ गया कि यार जो पीएसयू बैंक है उनमें अंदर ही अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो इन इंडस्ट्रियों में अगर आप पैसा डाल भी रहे हो ना, स्टॉक उठा भी रहे हो ना, तो इनसे ऐसा चौकन्ने रहो। चौकन्ने काहे के लिए रहना है? जिस तरह से बिल्ली चुप 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 दूध पीती है ना, ऐसे ही करना है कि जैसे ही आप मालिक आए हट से भाग जाना, जैसे ही नेगेटिव खबर आए तत्काल मतलब अलर्ट होना है, अलर्ट रहना है। जैसे पीएसयू बैंक है, कभी लंबे समय में पैसा नहीं बना के दिया, लॉन्ग टाइम में अगर बात करें तो तुम्हारा शुगर सेक्टर है, नहीं बना के दिया। आज लोग बाग विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में अगर 10 लाख रुपए लगाए, 10,000 रुपये लगाए होते थे 2 करोड़ होते। भाई उस समय पे सरकार की हेडविन थी, उस पर सरकार ध्यान दे रही थी आईटी पे। वर्ष 2000 के आसपास की बात है। विप्रो की बात हम आज करते हैं, उस समय हम जिस व्यक्ति ने वो मल्टीबैगर चुन लिया वो करोड़पति बन गया। आज हमें चुनना पड़ेगा कि भविष्य का मल्टीबैगर कौन सा है। जैसे कोई स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं है। जैसे आने वाले अभी सरकार सेमीकंडक्टर पे ध्यान दे रही है कि यार सेमीकंडक्टर क्यों हमारे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो जिस हिसाब से दूसरे देशों से संबंध चल रहे अगर एकाएक बंद कर दिए तो हम अपने आत्मनिर्भर रहें। सोलर है, सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल अपने पूरे देश में हो जाए, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है ना वो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल हो। जैसे वाटर रिसाइकल है, क्योंकि वाटर कम है, लोगों लिमिटेड है, उस जो गंदा पानी है उसे ही अगर पानी का पीने लायक बना दिया जा रहा है, वाटर रिसाइकल, इन थीम को। तो भविष्य की जो मल्टी मेगर थीम है ना वो हमें आज खोजनी पड़ेंगी। हम जो ये लेके बैठे हैं ना, अरे यार वो तो विप्रो में 10,000 डाले होते तो करोड़पति बन जाते। भाई ये डिस्प्रिन की गोली नहीं है कि तुमने खाई और तुम डम, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता है, रात रात में सोचना पड़ता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप राइट रहो, उसमें भी आप रॉन्ग रह सकते हो, 1-2% रॉन्ग होने की चांसेस हैं। मल्टीबैगर भविष्य के तभी बन पाओगे जब आप पढ़ोगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं आज के लिए विराम देना चाहूँगा। वीडियो को कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अभी मार्केट में जो स्थिति चल रही है, जो एयर कंडीशनर वाले सेक्टर हैं, इनको ट्रैक करने का समय है। खरीदना बेचना नहीं है, ट्रैक करना है, पढ़ना है क्या क्या हो रहा है, किस तरफ जा सकते हैं, सरकार का किस तरफ फोकस है, किस तरफ हेडविन है, किस ट्रेलविन है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो। नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक दिया है, आप उस पर जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।